जी, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अकाउंट्स को भी लेकर परेशान हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि रीइंस्टेटमेंट कर रहे हैं उनके पास भी बहुत मतलब रश है इस तरह के अकाउंट्स का। लेकिन ऑब्वियसली आपको सिलेक्टिव अकाउंट सिलेक्ट करने होते हैं। आप देखते हो कि कौन से अकाउंट का किस तरह का सिनेरियो है और क्यों उसके ऊपर सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगी है। अच्छा, सबसे पहले तो सेक्शन 3 का मतलब ये है कि आप जब किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन ऑब्वियसली जब सेक्शन 3 किसी भी अमेजोन के मुताबिक अगर सेक्शन 3 लगता है अकाउंट पर तो उसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स एंड कंडीशंस आपने साइन की थी वो कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी बेसिस पे टर्मिनेट हो गए। ठीक है, तो इसमें अब क्योंकि बेसिकली सेक्शन 3 की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें से एक रीजन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। ठीक है, ये दो चीजें इसके साथ अटैच हुई हैं। लेकिन सेक्शन 3 और केसेस में भी लग जाता है, जैसे अकाउंट अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा उस पर भी सेक्शन 3 लग जाता है। अगर कोई अकाउंट आपस में लिंक हुए हैं तो उस पर भी सेक्शन 3 लग जाता है। अगर कोई अकाउंट में कोई इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की सेलिंग हुई है उसमें भी सेक्शन 3 लग जाता है। तो देर आर मेनी केसेस जिसमें सेक्शन 3 लग सकता है, बिकॉज सेक्शन 3 केस टू केस वेरी करता है। हर तरह की सिचुएशन और अकाउंट की कंडीशन को देखते हुए आपको अंदाजा होता है और मतलब ज्यादातर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन से भी आपको अंदाजा होता है कि अमेजोन ने क्यों आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, सो किस सिनेरियो में जाकर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। अब लेट से ये देखें, जैसे मैं सबसे पहले आपको मैंने सेक्शन 3 का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है और उसकी टाइप्स मैंने बताई हैं। अब सेक्शन 3 के साथ ये जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगना स्टार्ट हुआ है, ये एक लेटेस्ट अपडेट है अमेजोन की, पहले ये नहीं लगता था। पहले सेक्शन 3 लगते जरूर थे लेकिन वो सिर्फ एक खास चीज के साथ होते थे, जैसे या सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, या सिर्फ इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग, या सिर्फ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की सेलिंग, या फिर आईपी कंप्लेन, या फिर वीटीआर, मतलब एक स्पेसिफाइड सिर्फ एक रीजन होती थी। लेकिन अब यूं समझ लें कि जैसे मतलब किसी भी केस पर कोई दफा लगती है तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन 3 के साथ कुछ एडिशनल दफात जो है वो अमेजोन ने ऐड कर दी हैं, जिसमें से एक सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि मतलब सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को समझे बगैर आप नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब देखिए, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला पॉइंट अमेजोन का है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप शिपिंग में मतलब समझ लें कि हम वायलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप शिपिंग वीटीआर से मतलब पकड़ी जाती है, क्योंकि अमेजोन आपकी ट्रैकिंग को चेक कर रहा होता है। और जब वो सैम्स क्लब या वॉलमार्ट या होम डिपो इस तरह के वेयर हाउसेस से प्रोडक्ट की फ्रॉम का एड्रेस आ रहा होता है, तो उस टाइम पर अमेजोन को पता चल जाता है कि हम मतलब यूज कर रहे हैं दूसरी ट्रैकिंग्स। उसके अलावा जब हम फेक ट्रैकिंग्स इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पर कस्टमर अपने पैकेज को प्योरली मतलब नहीं कर सकता, ट्रैक कर सकता। उस केस में भी अमेजोन को उन ट्रैकिंग से भी पता चल जाता है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे होते हैं, खासतौर पे अमेजोन टू अमेजोन जिन्होंने की थी, जिन्होंने मतलब पास्ट में बहुत ओल्ड में कोई एक प्रोडक्ट भी अमेजोन टू अमेजोन की थी, उसके बाद बेशक उन्होंने अपना मॉडल ऑफ बिजनेस चेंज कर लिया, उस पर भी सेक्शन 3 लग गया। तो इसके लिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से, कि प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू अमेजोन एंड आवर कस्टमर ऑल द टाइम्स। तो ऑब्वियसली जब हम फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं, वी आर नॉट गिविंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर एज वेल एज टू द अमेजोन। ठीक है, तो इस लिहाज से सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। अच्छा, जो अकाउंट बिल्कुल न्यूली वेरीफाइड नहीं हुए होते
और उस पर जब सेक्शन 3 लगता है तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, बिकॉज Amazon इज सेइंग एट दैट टाइम कि आपने Amazon को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आपने वो नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये बहुत सारे अकाउंट्स पर लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो जब आपने मतलब सेक्शन 3 की अपील को लिखना होता है, सो यू आल्सो नीड टू कम्युनिकेट वन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेलर कोड ऑफ कंडक्ट एज वेल। उसको आपने डिटेल में बताना होता है कि आपने किस तरीके से वॉयलेट की है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी, और फिर आपने उस पॉलिसी के अगेंस्ट आपने प्लान ऑफ एक्शन भी देना होता है, प्लस उसके साथ फ्यूचर प्रिवेंटिव्स भी देने होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज साथ साथ करते जाइएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मतलब केसेस में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जी, एक्ट फेयरली एंड नॉट मिस यूज Amazon फीचर और सर्विसेज। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आप Amazon के फीचर्स को मिसयूज ना करें। अच्छा, ऐसे अकाउंट जिन पर कभी भी Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग हुई थी, उस टाइम पे वी आर यूजिंग Amazon सर्विसेज इलीगली, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल कि आप Amazon की बिजनेस प्राइम आईडी से प्रोडक्ट को खरीदो और डायरेक्टली कस्टमर तक शिप कर दो। ठीक है, सो वी आर नॉट यूजिंग Amazon फीचर्स फेयरली। तो ये वाला फीचर मोस्ट ऑफ द टाइम Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग पर अप्लाई होता है। सो फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो अकाउंट है उस पर किस टाइप की इन्वेंट्री लगी हुई है। यू कैन आल्सो आस्क फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल, जो कि आपको अकाउंट देगा, कि आपने किस मेथड के थ्रू ड्रॉप शिपिंग किया, क्या सोर्स था, क्या सप्लायर था आपका। तो उसके थ्रू यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच पॉइंट इज वैलिड फॉर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपने अदर सेलर्स की लिस्टिंग रेटिंग, ये ज्यादातर पीएल में मतलब आता है, और कि आप उसकी लिस्टिंग को या किसी और सेलर की किसी भी चीज को, रेटिंग को डैमेज नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग पकड़े जाते हैं ना दूसरे अकाउंट्स को तंग करते हुए, ये उन पर सेक्शन 3 इस तरह का लगता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक वीए काम कर रहा है, उससे अकाउंट जब आप ले लेते हो वो किसी और बिजनेस प्राइम आईडी से आता है, कस्टमर बनता है, फिर प्रोडक्ट ऑर्डर बार बार करता है, फिर कहते हैं मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, फिर नेगेटिव रिव्यूज देता है। तो यू आर बेसिकली डैमेजिंग द गुडविल ऑफ अनदर सेलर। तो दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। उसमें अगर आप पकड़े जाते हो देन ऑब्वियसली Amazon विल पनिश यू, और वो आपके अकाउंट पर सेक्शन 3 विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकता है। अच्छा, उसके बाद एक और तरीके की भी सेक्शन 3 लगती है। सेक्शन 3 की टाइप्स आपको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट से ही सारी समझ आ जाएंगी। अब एक और तरह की लगती है जिसमें मतलब एक कस्टमर अलर्ट से वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, आप उसको प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट भेज देते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर कहते हैं मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, आप उसको सारे एविडेंसेस देते हो कि मेरी तरफ से तो प्रोडक्ट चली गई है, तो उस टाइम पे कस्टमर अगर नेगेटिव फीडबैक देता है लेट से, उस टाइम पे फिर आप कस्टमर को कहते हो तुम रिफंड भी ले लो, रिप्लेसमेंट भी ले लो। अगर तुम एक्स्ट्रा मतलब ये रिमूवल के लिए फीडबैक की रिक्वेस्ट आप उसे भेजते हो और आप कहते हो कि मैं आपको आउट ऑफ द वे जो है वो मतलब कुछ इंसेंटिव दे दूंगा, तो उस केस में भी प्रॉब्लम होती है। Amazon अगर पकड़ ले या कस्टमर अगर कंप्लेन कर दे, इन द मीन वाइल आपके अकाउंट पर सेक्शन 3 लग सकती है, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स ऑफ Amazon कि वो रेटिंग, फीडबैक या रिव्यूज थे। ठीक है, आप कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि मुझे पॉजिटिव रिव्यूज दो। ठीक है, यू कैन आस्क कि मुझे रिव्यूज चाहिए, बट ये आप नहीं कह सकते कि नेगेटिव को रिमूव करो या मुझे पॉजिटिव दो या आप कोई इंसेंटिव ऑफर करो। तो इस तरह के केसेस, सिनेरियोज भी होते हैं। इस तरह का केस भी एक मेरे पास आया था जिस पर सेक्शन 3 थी, और सेम सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया है वही सिनेरियो था, और वो इसी के थ्रू रिजॉल्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद नॉट सेंड अनसोलिसाइटेड और इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। अच्छा, जब हम मैसेजिंग का बटन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उस केस में हमें अलाउ नहीं है किसी भी तरह से कि हम अपना ईमेल या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बार बार कोशिश करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस
जब हम बार बार ट्राई कर रहे होते हैं तब हमारे अकाउंट पर सेक्शन 3 लग सकती है, क्योंकि अमेजोन को वो बार बार रिमूव करनी पड़ रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर भी ये काम कर रहे होते हैं कि कस्टमर अपना ईमेल या फोन नंबर भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप इस पर मेरे से राब्ता कर लें, ये वो। तो उस टाइम पर अमेजोन हमें भी वो रिमूव करके सारा कुछ भेजता है। ठीक है, तो अमेजोन कहता है कि आपकी इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस जो भी कम्युनिकेशन हो वो बायर सेलर मैसेजिंग के थ्रू होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अमेजोन कहते हैं कि जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है वो सरकमवेंट कोई उस पर अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट्स पर इस तरह से भी सेक्शन 3 लग रही है कि उन अकाउंट्स की सेल वेलोसिटी के इशू है। ठीक है, यानी कि सेल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अमेजोन कहता है कि आपकी प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसमें सेल आपकी काफी कम है और सडन राइज कैसे आया, आपने क्या सोर्सेज यूज किए, क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपकी सेल में सडन राइज आया है। तो उसके लिए फिर बेटर ये होता है कि आप रिपोर्ट्स में जाकर जो सेल्स हिस्ट्री होती है उसको आपने देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक उस ग्राफ के आप फिर देखते हो कि क्या रीजंस थी जिसकी वजह से सेल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो जब आपका सेलिंग पैटर्न जब भी चेंज होते हैं ना, अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में डाल देता है। अगर तो आप जस्टिफाई कर देते हो देन इट्स ओके, देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अकाउंट पर एफबीएम डीएक्टिवेट होती है या फिर उसकी वजह से मतलब सेक्शन 3 भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी लोगों को इस चीज की मतलब ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये सीखे बगैर कभी भी किया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि बस इधर से वीडियो देखी, उधर से सुना, इधर से काम बस थोड़ा सा किसी को करते हुए देख लिया तो चलो जी काम शुरू कर लिया। बेसिक्स पे रिसर्च ही नहीं करते। ठीक है, अगर नहीं भी सीखना आपने कहीं से, एटलीस्ट खुद तो रिसर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप जो भी टाइप करें उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो आई थिंक सो कि हर बंदे को पहले रिसर्च करनी चाहिए फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या सिनेरियो होता है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती। जैसे अभी आप मुझे एक केस बता रही थी ना कि पहले अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और फिर उसने उसी एलएलसी पे एक और अकाउंट बना जी लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? उसने, इसका मतलब है कि कभी नहीं कोई डिटेल अमेजोन की देखी कि देखें क्लियरली लिखा है कि नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट। और अब मुझे कह रहे हैं कि नया वाला आप ओपन रखें, पुराना वाला बंद करा दें। मैंने हाँ कहा ऐसे तो नहीं होगा। ये तो अजीब ही किस्म का उसका मतलब है उसका क्वेश्चन कि भी मेरा पहले वाला बंद कर दे और नए वाला खोल दें। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब अकाउंट लिंक ही हो गया देन हाउ इज इट पॉसिबल टू रीइंस्टेट अदर वन बिफोर रीइंस्टेटिंग द फर्स्ट वन? तो ऑब्वियसली हमें इन चीजों को देखना है, हमें एजुकेट करना है लोगों को कि अगर ऑनलाइन बिजनेस करें, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन अच्छी तरह से रिसर्च करके करेंगे तो आपके मतलब सेलिंग के प्रोसीजर्स में जो हर्डल्स आएंगे वो आप उनको ओवरकम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल मतलब छोटी सी है कि अगर आप प्राइस फिक्सिंग लॉस को वायलेट करते हैं तो उस केस में भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। लेकिन अगर सब लिस्टिंग्स में प्रॉब्लम है फिर होता है, लेकिन प्राइस फिक्सिंग का ज्यादातर अकाउंट की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता जी। ये मैम मेरे पास भी आया था एक केस। उन्होंने क्या किया था कि वो सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। इन्होंने क्या 100% प्राइस इंक्रीज कर दी और सुबह उठ के इनको कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 लगा हुआ था। बिल्कुल जी। उस्मान काइंडली क्वेश्चन पूछिए। मैम सेकंड लास्ट पॉलिसी जो है रिलेटेड अकाउंट की, ये वही है ना कि एक से ज्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो हम रीइंस्टेट करवाते हैं मेन अकाउंट को हम करवाते हैं तो सेकंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये पॉलिसी की वायलेशन है तो फिर वो क्यों करते हैं उसको रीइंस्टेट? वो इसलिए करते हैं कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विदाउट अ लीजिटिमेट बिजनेस नीड। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक ब्रांड है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस है, मैं आपको ना बिल्कुल एक कॉमन सी पाकिस्तानी एग्जांपल से समझाऊंगी कि जैसे पहले सिर्फ गोरमे था, ठीक है, गोरमे फूड्स था, अब गोरमे फर्नीचर है, गोरमे कैटरिंग है, इनके अलग अलग हो गए ना, लेकिन है गोरमे ही। ठीक है, तो अब वो एक अकाउंट से सारी चीजों को, सारी तरह की ब्रांड्स को, सारी तरह की चीजों को, या जो उनकी सब कैटेगरीज या सब ब्रांचेस है उनको हैंडल नहीं कर सकते वो। तो उस केस में अमेजोन ने सिर्फ अलाउ किया हुआ है कि
इफ यू आर हैविंग अ वेरी बिग ब्रांड और आप उस ब्रांड की मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को अलग अलग बिजनेस कंसीडर करके अगर आप चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। ये इसका मतलब विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस, इसका ये मतलब है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, हम अकाउंट एक बंद होता है दूसरा खोल लेते हैं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि तो अमेज़न मैम मल्टीपल, एक्सक्यूज मी मैम, एक मल्टीपल जो आप वो बता रही हैं कि आप अकाउंट्स खोल सकते हैं, वो एक एलटीडी पे तो फिर लिंक्ड हो जाएंगे, एक एलटीडी पे कि उनके लिए अलग अलग एलएलसी चाहिए? जी जी, वो एक ही एलटीडी पर सारे अकाउंट्स अलग अलग ओपन होते हैं और वो लिंक खुद से बताया जाता है अमेज़न को कि हमारे लेजिटिमेट बिजनेस है, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खोल सकते हैं, वो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर नहीं खोल सकते वो अकाउंट्स। ठीक है, तो वो अमेज़न की परमिशन से होता है, लेकिन उसमें भी सेम सिनेरियो होता है। इफ वन ऑफ देयर अकाउंट इज वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी, तो सारे अकाउंट्स उनके बंद होते हैं। फिर वो इसी तरह से वर्कआउट करते हैं। मेरा एक क्लाइंट है यूके का इसी तरह का, और मतलब उसके वो तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर काम कर रहा है। तो आप समझ लें कि अमेज़न के भी मोर और लेस 6 अकाउंट है उसके, और काफी उसका बड़ा एक ही कैटेगरी का बिजनेस है, और वो उस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग अकाउंट्स पर लॉन्च करता है। तो मतलब ये कि उसकी उसका सारा सिनेरियो डिफरेंट है। वो मतलब उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि उसका एक अकाउंट ने वायलेशन की, 5-6 अकाउंट पिछले बंद हो गए। फिर पहले अकाउंट को खोला हमने और फिर 5 खुल गए। अब फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि आप ज्यादा अकाउंट्स के चक्रों में ना पड़े, एक ही अकाउंट को रखें जो आपका पुराना है और उसको कंटिन्यू करें। तो अब उसने तकरीबन 3 के करीब क्लोज किए हैं सारे अकाउंट, तो बाकी अभी फिर भी चल रहे हैं, लेकिन वो ईबे पर, वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर काम कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल अलाउ होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी सिनेरियो में इस तरह से अलाउ नहीं है कि भाई हम छोटे से इन्वेस्टर हैं, हमारे पास शायद $10,000 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम दो दो अकाउंट, एक बंद हो रहा है तो चलो खैर है दूसरा बना लेते हैं। तो फिर लिंकेज तो होनी है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि अगर अकाउंट लिंकेज से बचना है हमने, तो हमें क्या क्या चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अमेज़न का एल्गोरिदम, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा समझे कि फास्ट है, हमारी सोच से कई गुना ज्यादा फास्ट है। तो वो कहीं ना कहीं से लिंकेज पकड़ लेता है। अब आप देखिए, मेरे पास एक अकाउंट इस तरह का आया हुआ है कि मतलब आप इस चीज को देखें कि उस बंदे ने किसी और की इंफॉर्मेशन पे अकाउंट बना हुआ खरीदा है, और उस बंदे ने पता नहीं वही कार्ड जो इसके इस्तेमाल किया था, सेम नेम या सेम इंफॉर्मेशन का कार्ड जो है, जो उसका पर्सनल था, उसने किसी और अकाउंट में भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब वो दोनों अकाउंट लिंक हुए पड़े हैं। अब उसने चार्ज मेथड सेम हो गया। जी जी, चार्ज मेथड सेम हो चार्ज गया। या डिपॉजिट में जिसमें भी उन्होंने वो कार्ड यूज किया, वो कार्ड यूज हुआ है। तो जहां लोगों को इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें क्या चीजों को एक जैसा करने से मतलब रोकना है तो हमारा अकाउंट बचेगा, तो वहां क्या सेलिंग और क्या सारी चीजें, बस अल्लाह के आसरे पर ही बिजनेस चल रहे हैं ये वाले। और इसी तरह अमेज़न फिर बंद कर रहे हैं, वो भी सही है अपनी जगह पर कि भाई आपको नहीं आती सेलिंग तो आप ना करो। अमेज़न ने ऑब्वियसली किसी की मेहनत तो नहीं की कि आप मेरे मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग फिर बाद में रो रहे होते हैं कि क्या करें। फिर एक और चीज है कि मतलब सेक्शन 3 के वो अकाउंट्स ओपन होंगे जिन पर एलएलसी होगी या एलटीडी होगी। जो विदाउट बिजनेस रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स हैं, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, उन पर सेक्शन 3 ना पहले खुल रही थी ना अब खुलेगी। ठीक है, पहले भी जो अकाउंट सेक्शन 3 के हमने स्टार्टिंग में रीइंस्टेट किए हैं सारे के सारे, वो सब एलएलसी या एलटीडी बेस्ड थे। और जो इंशाल्लाह फ्यूचर में खुलेंगे, क्योंकि अभी तो Q4 है, इसमें नहीं खुल रहे अकाउंट्स, अब ये खुलेंगे नेक्स्ट ईयर जाकर, जनवरी फरवरी में जाकर। तो वो अकाउंट खुलेंगे, वही अकाउंट खुलेंगे जो एलएलसी या एलटीडी बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, अब जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, ऑब्वियसली इसके साथ आपने ड्रॉप शिपिंग भी वायलेट की है। ज्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपके वो जो ड्रॉप शिपिंग के मतलब है कि ड्रॉप शिपिंग में इनवॉइसेस का इशू होता है। सॉरी, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन, 1 मिनट दीजिएगा।
जी, अब ये जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है, इसमें अगर आप देखें तो आप थर्ड पार्टी को अलाउ करते हैं कि वो आपकी बिहाफ पर ऑर्डर्स को फुलफिल करे। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स को अगर परचेज करते हो किसी और ऑनलाइन रिटेलर से, या फिर आपके पास कोई रिटेलर है जो कि आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट शिप करते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, होम डिपो है, सैम्स क्लब है, इस तरह के बहुत सारे जो भी मतलब रिटेलर हैं ऑनलाइन, वो अगर इनवॉइसेस या पैकेजिंग स्लिप अगर नहीं रिमूव करते एक्सटर्नल, तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी को वायलेट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो पैकेजिंग, इनवॉइसेस और जितनी भी रसीद वगैरह होती है वो सारी की सारी आपको शो करें एज अ सेलर, तो फिर ठीक है, अदरवाइज ऑब्वियसली ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको अकाउंट दिखाती हूँ, ये मेन नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये एक अकाउंट है, ये फंड्स की डिसबर्समेंट के लिए आया हुआ है हमारे पास, लेकिन इसके ऊपर सेक्शन 3 है, तो मैंने कहा यही आपको दिखा देती हूँ फिलहाल। अच्छा, अब ये देखें, ये अमेज़न ने अकाउंट डीएक्टिवेट किया है सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, अब असल चीज, ये तो सेक्शन 3 आपको बस यहाँ पर समझ आ रही है, लेकिन असल चीज यहाँ पर होता है व्हाई डिड दिस हैपन। ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पर फिर अमेज़न आपको बता रहा है कि आपके सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, प्लस उसके साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी है। ठीक है, 90 डेज के बाद सेपरेटली आप डिसबर्समेंट की अपील कर सकते हैं, और सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होगी टू एवेलुएट योर अकाउंट, और अगर आप डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में हुए तो आपके फंड्स होल्ड कर लिए जाएंगे। मैंने इस तरह के अकाउंट्स भी देखे हैं जिस पर फंड्स डिसबर्समेंट की अपील डाली गई है, और पूरे के पूरे अकाउंट का जो बैलेंस था, जो बैलेंस अमाउंट थी, वो सारी जीरो हो गई है, क्योंकि अमेज़न ने परमानेंट उनके जो समझे कि पेमेंट है या जो उसके ड्यूज पड़े हुए थे, वो सारे के सारे परमानेंट विद होल्ड कर लिए। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि अगर आप अब्यूज कर रहे हुए हमारे सिस्टम को, या रिपीट आप कर रहे हो किसी भी वायलेशन, किसी भी पॉलिसी को, जैसे अब ऐसे अकाउंट जिन पर पहले कभी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को रीइंस्टेट करवाया गया था, पहली दफा फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी, उसको रीइंस्टेट करवा लिया गया, फिर दूसरी दफा सेक्शन 3 लग गया ड्रॉप शिपिंग के साथ। इसका मतलब है कि आपने रिपीट किया, रेपिटेशन है एक ही पॉलिसी वायलेशन को, तो उस केस में भी अमेज़न जो है वो आपके सम और ऑल फंड्स जो आपके अकाउंट में होते हैं उसको विदहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि ये जब इस तरह का सिनेरियो होता है, देन आपको जो चीजें फर्स्टली देखने की जरूरत है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जो एक मिनट प्लीज, अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि आप किस तरह से इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्वेंट्री देखने की जरूरत है कि इन्होंने अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग तो नहीं की। ठीक है, अब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी वो डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, और मतलब ये कि जब आप ड्रॉप शिपिंग की वो करते हो अपील, तो उसमें आप एक्चुअल सिनेरियो लिखोगे कि हमें नहीं पता था कि हम ड्रॉप शिपिंग जो है वो इस सेंस में अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन सारी ड्रॉप शिपिंग आप इस तरह से नहीं कर रहे थे कि आप सारी प्रोडक्ट्स ही वॉलमार्ट से भेज रहे हो, सारी सैम से भेज रहे हो, आपने इस तरह से नहीं कहना। उन्होंने कहना, आपने कहना है कि फ्रॉम द लास्ट 14 डेज और फ्रॉम द लास्ट 30 डेज हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उसकी ये रीजंस थी। ठीक है, वो मैं आपको सैंपल भी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और फिर हम अपील्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप कुछ ऑर्डर्स जो लेटेस्ट होंगे, क्योंकि लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं आपको पकड़वाया है, तो जितने भी लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पर आपके पास आएंगे, इन लेटेस्ट ऑर्डर्स की आपने सारी की सारी मतलब हिस्ट्री को चेक करना है कि ये किस, मतलब अगर आपको क्लाइंट नहीं भी बताता तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस मार्केट प्लेस से हो रही है। तो आप इन्हीं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को अमेज़न की तरफ हाईलाइट करोगे कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं हमने मतलब समझ लो कि उससे किए हैं, ड्रॉप शिप किए हैं। ठीक है, आप इन ऑर्डर आईडीज के रेफरेंस दोगे, फिर जो वॉलमार्ट या सैम्स या जो भी आपने यूज किया है वहां से आपने बकायदा प्रूफ ऑफ डिलीवरी निकालना है कि वाकई हमने ये, देखें आप स्क्रीनशॉट साथ अटैच करेंगे कि ये हमने मतलब प्रोडक्ट्स की वो निकाल के
स्क्रीनशॉट आप साथ अटैच करेंगे। जी उस्मान। मैम वॉलमार्ट के प्रूफ ऑफ डिलीवरी मैंने आपको आज ग्रुप में सेंड किए थे, तो उस पर कोई डिटेल नहीं शो होती। डिटेल शो नहीं होती ना, लेकिन प्रोडक्ट और कस्टमर का एड्रेस तो शो हो रहा होता है ना। चलें ये क्लास के बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो आप मुझे थोड़ा सा बता दें। जी जी चलें ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिएगा आपने वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी इकट्ठे करने हैं, फिर कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके जितने फॉर एग्जांपल आपने हफ्ता कहा 10 दिन कहा कि हमने ये वाला काम शुरू किया था, ये रीजंस थी जिसकी वजह से हमने काम शुरू किया था ये वाला इस तरीके से। अच्छा फिर आप कहें कि हमने सारी प्रोडक्ट्स इस तरह से नहीं की, हम अपनी प्रोडक्ट्स भी कुछ खरीद कर डायरेक्टली बेच रहे थे, उसके लिए आप क्या करोगे, इनवॉइसेस बनाओगे। ठीक है, इनवॉइसेस इस तरह से बनाओगे कि प्रोडक्ट आपने खरीदनी है बकायदा। जिस तरह अगर ये आप हैमर मिल प्रिंटर पेपर आप फॉर एग्जांपल आप करते हो, इसकी एक प्रोडक्ट वाकई ही सच में खरीदो। ठीक है, और जो भी आपके पास इनवॉइस उसकी जनरेट होती है, उस इनवॉइस में थोड़ी सी चेंजिंग आपने ये करनी है कि एक डेट चेंज करनी है आपने, और उसके अलावा आपने उसकी क्वांटिटी को चेंज करना है। जी जी अवैस। जी मैम, मैं थोड़ा सा कॉल पे था तो थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे इसको, ये जो अभी आपने पैनल खोला है इसको प्लीज। जी जी प्लीज, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसमें देखिए मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक किया, पहले मैंने इन्वेंट्री चेक की है इनकी, वो सारी डिलीटेड है। ठीक है, ऑर्डर्स पे जाके मैनेज ऑर्डर्स पर मैंने क्लिक किया है, और उसके बाद मैंने शिप्ड ऑर्डर्स देखे हैं। ठीक है, शिप्ड ऑर्डर्स में जितने दिन आपने कहे होंगे कि इतने दिनों में हमने ड्रॉप शिपिंग की है और फला प्रोडक्ट की, आप बकायदा प्रोडक्ट्स की एविडेंसेस दो कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर अवेलेबल थी, ये हमारा अकाउंट है और वाकई हमने इस अकाउंट से ये प्रोडक्ट्स परचेज करके इन कस्टमर्स को भेजा। आप पूरी डिटेल बना दो, फॉर एग्जांपल 15 पीस, 20 यूनिट, 30 यूनिट्स, जितने भी यहाँ पर स्टार्टिंग के ऑर्डर्स हैं आप उनको जस्ट कर लो। ठीक है, और बाकी जो है जिस तरह से मैं अभी आपको बता रही थी कि ये प्रोडक्ट है, लेट से आप इसकी इनवॉइस बना लो, इसको खरीद लो बकायदा। जिस प्रोडक्ट की प्राइस छोटी है ना, जैसे अब इसकी 1199 है या इसकी 1097 है, इस तरह की छोटी आइटम की एक प्रोडक्ट खरीदो। फिर आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक ना वेबसाइट है जिस पर आप ना मतलब कर सकते हो, उसका नाम है सेज द PDF एडिटर, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने, और इस पर आपने क्लिक कर देना इजी टू यूज वाले पर। ठीक है, यहाँ पर आपने मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है आपने कि आप एक PDF फाइल को एडिट करना चाहते हैं। यहाँ से जो भी फाइल है जो कि आप मतलब करना चाहते हो, मतलब ऑल्टर करना चाहते हो, ठीक है, उसको देखिए वो होगी ओरिजिनली एक तरह से, लेकिन आपने उसको ओरिजिनल अब बनाकर दिखाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से उसको ओरिजिनल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ, लेट से चले मैं इस पर इसको ले लेती हूँ, ये अब मतलब वॉलमार्ट की एक है। ठीक है, इसको अब एडिट करना है। ठीक है, तो एडिट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छा अब मैम, ये जो ना अमेजोन टू अमेजोन हम कर रहे हैं तो जी जी उसमें हम बिजनेस प्राइम की इनवॉइस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वो आप इनवॉइस डाउनलोड करें और अमेजोन को सेंड करें कि ये मिस्टेक हुई है, आपने एडमिट करना है तो काम बनना है। और फिर आप जब एडमिट कर लेते हो उसके बाद जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दैट विल शो कि यू विल नेवर एवर रिपीट दिस मिस्टेक इन द सेलिंग पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ अच्छा पर मैम, मैंने देखिए यही जो आपका पैटर्न है ये मैंने फॉलो किया हुआ था, लेकिन उसमें मैंने सारे ऑर्डर की डिटेल्स, जितने भी हमने रिफंड्स किए थे और जितनी भी उसमें रिटर्न्स थे या जो कैंसिलेशन थे या डिलीवर्ड ऑर्डर थे, सबकी हमने एक लिस्ट बनाई थी, जितनी भी अकाउंट की एज थी वहां से लेके। ठीक है, उसमें हमने वो अपील के साथ ही उसमें सबमिट किया था, और अपील भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी, वो तकरीबन 15 पेजेस से 20 पेजेस की अपील थी, वो मैं जो है सेशन के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है उसको ठीक भी अमेजोन ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि उसने कहा वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, और उसको भी उन्होंने लॉक कर दिया है। है। नहीं अच्छा, उसमें ये उसमें था कि आपने हमने जी जी अल्टर इनवॉइसेस जो आपने बताई वो हमने ऐड नहीं की थी, और उसके अलावा हमने प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसमें ऐड नहीं किया था, सिर्फ जो है ऑर्डर्स की डिटेल्स हमने उसमें लगाई थी, क्योंकि जब काफी दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो चीजें काफी फेड हो जाती हैं वहां से। जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो एक्यूरेट डेटा हमारे पास था नहीं, क्योंकि वो अकाउंट भी 3 से 4 महीने उसको हो चुके थे। ठीक है ठीक है, जी सही कह रहे हैं। तो आप ये वाले काम करेंगे ना जो मैं अब आपको बता रही हूँ,
करने उन अकाउंट्स पर है जो एलएलसी और एलटीडी बेस हैं, जो वैसे इंडिविजुअल है उस पर आप जो मर्जी दुनिया की चीज लगा दें वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा मैम, एक और भी था कि मेरी अपनी जो है, मेरा अपना एक अकाउंट था ड्रॉप शिपिंग का, वो अभी भी है मेरे पास, एलटीडी के ऊपर है, उसको तकरीबन 2 महीने हो गए सस्पेंड हो चुके। वो ठीक भी है। इसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट में है, हमने उसमें अपील भी सबमिट की है, हम्म, लेकिन अभी 30 डेज पूरे हो चुके हैं आज उसको, और अमेजोन का कोई इस पे अपील पे रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है। और फर्स्ट ही अपील की थी हमने, और वो अभी तक उसमें एवेल्युएशन में ही है। ठीक है। ठीक है। वो असल में ना सेक्शन 3 के जो हम अपील या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं ना, उसकी एवेल्युएशन का टाइम पीरियड भी काफी ले जाता है अमेजोन। पहले तो एक एक महीना भी लेना शुरू हो गया था, अब तो फिर भी हफ्ता 10 दिन ले रहा है सिर्फ। तो परेशान ना हो जाएगा, खुल जाएगा अकाउंट। लेकिन जो एलटीडी एलएलसी बेस और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स अगर आपने भेजे हैं ना कस्टमर तक, अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन Q4 में नहीं खुलेगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ये चीजें बस आपने यहाँ पर एडिट करनी है इस तरीके से, ठीक है। और एडिट करने के बाद ये सिर्फ आप यहाँ से डेट एडिट करोगे, क्वांटिटी एडिट करोगे, उसके मुताबिक इसका टोटल बना दोगे। अब अगर आप एज इट इज ये वाली मतलब वो कर देते हो ना, अटैच कर देते हो पीडीएफ बनाकर, तो अमेजोन के एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को पर एडिटिंग की गई है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि जब आप एडिटिंग कंप्लीट कर लो, इसको डाउनलोड कर लेना है आपने। डाउनलोड करके करना है इसको प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपने कैम स्कैनर को यूज करते हुए आपने इस इनवॉइस को करना है स्कैन। और फिर आप जब उस डॉक्यूमेंट को अटैच करोगे ना, तो अमेजोन का एल्गोरिदम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा कि ये ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट हमने अटैच किया है, ठीक है। तो मतलब ये है तो ऑल्टर्ड, लेकिन ये असल में हमने एक ऑर्डर प्रोसेस किया होगा, तो ये एक तरह से जेन्युइन भी कंसीडर होगा। क्योंकि अगर अमेजोन इस ऑर्डर आईडी को कंफर्म भी करता है वॉलमार्ट से या जिससे भी, तो वो बता देगा कि ये वाकई ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। तो उसमें जेन्युइन भी रहेगा, सप्लायर भी सेटिस्फाइड और अमेजोन भी सेटिस्फाइड। और हमने जो चीज प्रोवाइड की है वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट, हमने इस तरह की इनवॉइसेस से समझें कि मतलब जो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं ना, वो अकाउंट्स भी हमने इससे रीइंस्टेट करवाए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि मेक श्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए ना अमेजोन को, कभी भी आप डायरेक्ट पीडीएफ ना दें उसको, आप प्रिंट करें, उसको आप स्कैन करें, फिर वो डॉक्यूमेंट अटैच करें। लेकिन वो स्कैनिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि वो जो भी उस पे है वो रीडेबल हो, ठीक है। तो ये चीज मैम जब अमेजोन उसको वेरीफाई करेगा, उस पे क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा, डेट का आएगा, तो वो कैसे देखेगा? नहीं आएगा। अमेजोन वेरीफाई नहीं करेगा, इनवॉइसेस को वेरीफाई नहीं करेगा, बाकी सब चीजें आपकी वेरीफाई करेगा अमेजोन, और आपकी इनवॉइस को वो वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब मैम जो इसमें 365 डेज का वो इनवॉइसेस मांग लेता है, फिर उसका क्या किया जाए? सारी इनवॉइसेस वो नहीं मांग रहा होता, वो कुछ प्रोडक्ट्स की मांग रहा होता है। मैम मेरे पास आया है, वो कहते हैं 365 डेज की मोर डिटेल। सेकंड अपील होती है सेक्शन 3 की। मैम उसका भी बताइएगा कि फर्स्ट अपील में आई हर्ड कि जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है, जब सेकंड अपील होती है तो उसको टाइम लेता है, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ये है कि जो 365 डेज की आप बात करिए ना, उसका अमेजोन का मकसद ये है कि जो भी इनवॉइस आप अटैच करें वो या तो 180 डेज पुरानी होनी चाहिए, या कुछ केसेस में अमेजोन कहते हैं कि 365 डेज पुरानी होनी चाहिए। उससे ज्यादा पुरानी अगर होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ओके। ठीक है। ये चीज होती है वो, ये तो नहीं मैम होता ये कहते थे कि कि मोर 365 डेज में जितनी सेलिंग की है सारी इनवॉइसेस दे दो, ऐसा नहीं होता। अच्छा मैम ये भी, ये क्या कहते हैं, मोर डिटेल इन रूट कॉज, मोर डिटेल, और ये सारा प्रिवेंटिव मेजर, इसका क्या किया जाए? उसमें मैंने आपको बताया ना कि उसमें आपको हर चीज इलेबोरेशन विद एविडेंसेस, क्योंकि आजकल अमेजोन लिखे हुए पर फोकस नहीं कर रहा। जब जो आप लिख रहे हैं उसी के अगर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, देन योर केस इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। अदरवाइज अमेजोन आपके अकाउंट को कंसीडर नहीं करेगा, सही। ठीक है। तो अब आपको प्लान ऑफ एक्शंस मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो इनवॉइसेस हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। फिर जो आपने वॉलमार्ट की आईडी इस्तेमाल की थी उसका लिंक अगर देना चाहें वो भी दे सकते हैं।
फिर आपने अमेज़न को जो है वो अगर मतलब कुछ ऐसे भी देख लीजिएगा मैसेजिंग वगैरह में जाकर, अगर आप ऑप्शन वगैरह देखना चाहें मैसेजेस का, बायर का, कम्युनिकेशन का, वो भी आप देख लें। और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को, इसमें से किसी भी पॉइंट जो कि आपके अकाउंट पर वैलिड हो रहा है आपने उसको जरूर कम्युनिकेट करना है। अगर हमने Amazon प्लान ऑफ एक्शन में डालना है, उसको प्लान ऑफ एक्शन में डालना है। जी जी, प्लान ऑफ एक्शन के साथ अटैच करना है, फाइल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं ना आप, वहां पर अटैच करनी है ये सारी चीजें आपने। ठीक है, बाकी अगर आप Amazon ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो आपने उसकी इनवॉइसेस को डाउनलोड करके आपने अटैच करना है। फिर जो आपके प्लान ऑफ एक्शन है वो बहुत ही मतलब समझे कि मैं आपको भेजूंगी, आप उसको क्लियरली देखिएगा तो आपको समझ आएगी कि जो पॉइंट आपने रूट कॉज में लिखना है उसी पॉइंट को इलेबोरेट करके आपने प्लान ऑफ एक्शन में कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि आपने ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स पर की, उसकी रीजन ये थी कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि हमें खुद फिजिकली चीजों को हैंडल ना करना पड़े और हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस थी। ठीक है, तो आप उसके बाद एविडेंसेस को अटैच करोगे कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने मैम आपकी आवाज वायलेशन। क्लियर नहीं आ रही। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? मम्मी कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही, हमें तो क्लियर है, इनका शायद नेट का इशू है। जी जी शायद। ठीक है, तो उसके बाद आपने इन सारी डॉक्यूमेंट्स को Amazon की उसके साथ अटैच करना है। आप देखें कि इस अकाउंट पर मैंने पेमेंट की वो डाली थी अपील, और मैं भी देख रही थी इसका नोटिफिकेशन कि बस अब इसकी कॉल वेरिफिकेशन रह गई है, पेमेंट निकलने लगी है इसकी। ठीक है, तो मतलब ये कहने का ये है कि पेमेंट भी निकल जाती है। उसके अलावा अगर आप देखो तो आपके अकाउंट की मतलब सारी चीजें अगर आप पूरी देते हो तो सारी तरह का काम पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंट होकर ये काम करने वाले हैं। अगर कोई बंदा सेक्शन 3 का केस आपको देता है और साथ में पूछे ना कि टाइम पीरियड कितना है, तो फिर उसे कहें कि अकाउंट मैंने नहीं लेना, टाइम पीरियड इसका कोई नहीं है। हम अकाउंट को सॉर्ट आउट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हमने भी पैसे लेने हैं आपसे, आपका अकाउंट खोलकर, तो हमें आपसे भी ज्यादा जल्दी है क्योंकि हमने आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो उस केस में बहुत ये स्लो प्रोसेस है, मैं आज ही आपको बता रही हूँ कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि ये अकाउंट खुलेंगे नहीं। जो यूएस रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली जो यूएस रेजिडेंट्स के अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बने हुए अकाउंट से ज्यादा जल्दी ओपन हो रहे हैं। आप देखें कि जब स्टार्टिंग में ये ओपन हो रहे थे ना, तो मतलब ये कोई 1-1.5 महीने पहले की बात है जब ओपन हो रहे थे ये अकाउंट्स, तो उस केस में जो अकाउंट ओपन करवाने की सक्सेस रेशो थी वो समझ लें कि 70% यूएस रेजिडेंट की इंफॉर्मेशन पर जो अकाउंट बने हुए थे उनकी थी, और 30% सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी अकाउंट्स की थी। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी अकाउंट्स जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बने हुए अकाउंट्स हैं, उन्होंने फ्रॉड काफी किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मसाइल हमें इस तरह से रीइंस्टेटमेंट में आ रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आपने काम जेन्युइन किया है, आपकी पेमेंट भी जेन्युइन उसमें फंसी हुई है और पेमेंट आपकी ना डिस्पर्स, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बस आप इसके ऊपर वर्किंग करें, इसके डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस बनाएं खुद से। अगर आपके पास अकाउंट्स हैं, बनाएं प्लान ऑफ एक्शन, मुझे भी शेयर करें, मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या प्लस कर सकते हैं, क्या माइनस करने की जरूरत है। पूरे पूरे सिनेरियोस को देखें और उसके मुताबिक अपील की ड्राफ्टिंग करें। बाकी जो सैंपल अपील्स हैं कुछ हमारे पास, वो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो वॉलमार्ट का काइंडली मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। जी जी, मैं स्टॉप करती हूँ, आप प्लीज शेयर करें।